हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनल इम्बैलेंस या क्षेत्रीय असंतुलन की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से कुछ स्टेट रहते हैं जो कि ज़्यादा डेवलप रहते हैं, जबकि उनके कंपैरिजन में जो अदर स्टेट हैं वो उतने डेवलप नहीं हैं या बैकवर्ड हैं। तो इसे ही क्षेत्रीय असंतुलन कहा जाता है, रीजनल इम्बैलेंस कहा जाता है। अब हो ये सकता है कि जो दो स्टेट हैं उनमें से एक स्टेट ज़्यादा डेवलप है, दूसरा कम डेवलप है, या किसी सेम स्टेट में कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जो कि ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं और जो दूसरा पर्टिकुलर एरिया है वो कम डेवलप है। तो एक ही राज्य में जब दो डिफरेंट क्षेत्र अलग अलग तरीके से डेवलप रहते हैं या उनके जो डेवलपमेंट है उसमें इम्बैलेंस है, तो इसे प्रादेशिक असंतुलन या क्षेत्रीय असंतुलन कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो रीजनल इम्बैलेंस रहता है या क्षेत्रीय जो असंतुलन रहता है, तो इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो कई सारे ऐसे संकेतक रहते हैं, इंडिकेटर रहते हैं जो कि रीजनल इम्बैलेंस या क्षेत्रीय असंतुलन जिनके लेवल पे हम देख सकते हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कैसी है, एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है, डेवलपमेंट का रेट क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, दो डिफरेंट स्टेट के बीच में इंफ्रा कैसा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसी आ रही है, न्यूट्रिशन की क्या कंडीशन है, इसके अलावा एमएमआर, एनएमआर, इसके अलावा वहाँ पे नगरीय जनसंख्या कैसी है, गरीबी का रेशो क्या है। तो इस तरह से कई सारे ऐसे इंडिकेटर रहते हैं जिनके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस चल रहा है। जैसे प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में हम देखेंगे कि कई सारे जो स्टेट हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा डेवलप है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ पे जो पर्सन है तो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है अदर स्टेट के कंपैरिजन में। यदि हम निर्धनता की बात करें तो सॉरी तो कई सारे स्टेट में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पब्लिक है वो कई सारी नीचे है। जैसे कि गोवा है, गोवा में बीपीएल पब्लिक बहुत कम है, 6.3% है। हिमाचल 10.9% है, लेकिन इसके कंपैरिजन में आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो 47.9% जो पब्लिक है वो बीपीएल कैटेगरी में आती है, निर्धनता रेखा से नीचे। या उड़ीसा है, तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा विद्युतीकरण की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन है तो वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा जो दूसरे स्टेट हैं जैसे कि अरुणाचल वगैरह, तो अब ये हिली एरियाज़ हैं, पब्लिक भी ज़्यादा दूर दूर रहती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन अभी सही नहीं है, रीजनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन की बात करें तो पंजाब, हरियाणा ऐसे जो स्टेट हैं तो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर के कारण डेवलपमेंट अच्छा है। वहीं पे उड़ीसा, नागालैंड, तो अभी भी काफ़ी बैकवर्ड तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात ये अच्छे डेवलप हैं, वहीं पर नागालैंड, आसाम, उड़ीसा उतने अच्छे डेवलप नहीं हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, यातायात, इन इन कई सारे फैक्टर के बेस पे हम दो स्टेट या सेम स्टेट में रीजनल इम्बैलेंस डिसाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो रीजनल इम्बैलेंस रहता है तो इसके क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं। सबसे पहला कॉज तो हम ये बोल सकते हैं ऐतिहासिक कारण, मतलब जैसे ब्रिटिश शासन चल रहा था तो कई सारे जो एरियाज थे वो जो कि ब्रिटिश रूल के कारण पहले से ही डेवलप हो गए थे, जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गई, या इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण मुंबई हो गई। इसके कंपैरिजन में जो अदर एरियाज़ हैं वो बैकवर्ड रह जाते हैं। ज्योग्राफिक भी रीज़न होते हैं, जैसे कुछ स्टेट हैं वहाँ पे जंगल है, पहाड़ है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का उतना डेवलपमेंट नहीं होगा, या कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे क्लाइमेट उतना फेवरेबल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट सही नहीं रहेगा, पीछे रह जाएगा। इसके अलावा कुछ एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे अच्छी सुविधाएं रहती हैं, वहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा रहता है, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी, तो ये सारे ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है, हिली एरियाज़ है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, बिहार हो गया, तो ऐसे एरियाज़ पे चढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्लानिंग प्रॉपर नहीं की गई है, कुछ एरियाज़ में फ़ंड प्रॉपर अलोकेट नहीं किए जाते हैं, इस कारण से भी जो कुछ एरियाज़ हैं वो रीजनल इम्बैलेंस के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये भी एक कारण रहता है।
कई सारे स्टेट में नक्सलिज़म चलती रहती है, तो ये भी एक कारण रहते हैं रीजनल इम्बैलेंस होने के। इसके अलावा आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता अनुपलब्धता, मतलब कुछ स्टेट में आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा सोशल कल्चरल रीज़न हो सकते हैं, पॉपुलेशन एक रीज़न हो सकता है, इंटरनेशनल कंडीशन हो सकती हैं। तो इस तरह से कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण रीजनल इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यदि रीजनल इम्बैलेंस होगा तो इसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। यदि कहीं पर रीजनल इम्बैलेंस होगा तो एक तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये होगा कि रीजनलिज़म मतलब क्षेत्रवाद की जो भावना है या सेपरेट स्टेट की जो डिमांड्स है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे कि बुंदेलखंड की डिमांड चल रही है, बोडोलैंड की डिमांड चल रही है, गोरखालैंड, हरित प्रदेश। दूसरा, यदि कहीं पर रीजनल इम्बैलेंस होता है तो यहाँ से यदि कहीं पर रीजनल इम्बैलेंस होता है तो हिंसा बढ़ेगी, वहाँ पे आतंकवाद, नक्सलवाद, इस टाइप की जो एक्टिविटी हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके अलावा राज्यों द्वारा विशेष संरक्षण की मांग, तो यदि रीजनल इम्बैलेंस होगा तो कई सारे स्टेट हैं वो स्पेशल प्रोविज़न की डिमांड करने लगते हैं, क्राइम बढ़ जाता है कई सारे स्टेट में, ठीक है। यदि रीजनल इम्बैलेंस होगा तो कुछ जो क्षेत्र रहते हैं तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज रहते हैं उनका अंधाधुंध दोहन होने लगता है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है रिसोर्सेज का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज़ रहती हैं इनकी जो नंबर है वो भी काफ़ी सारे आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए इसके क्या क्या समाधान होते हैं। तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम चला सकते हैं, मतलब जैसा एरिया है वहाँ पे किस टाइप की कंडीशन है तो उसको देखते हुए स्पेशल रीजनल प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। कोई भी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष है तो वहाँ की जो समस्या है वहाँ पे पब्लिक को जन भागीदारी आप सुनिश्चित करके वहाँ के प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा कोई डेवलप एरिया है और कोई अंडर डेवलप एरिया है तो इनको कनेक्ट करके भी वहाँ पे जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको काउंटर किया जा सकता है। इसके अलावा जो संसाधन है उनको प्रॉपर उनका यूटिलाइज़ करा जाए तो रीजनल इम्बैलेंस कम किया जा सकता है। एक नेशनल लेवल पे अच्छे प्लानिंग करके रीजनल इम्बैलेंस कम किया जा सकता है। इसके अलावा आपको दृढ़ राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है रीजनल इम्बैलेंस को काउंटर करने के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियल तरीके से जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट करके भी उन क्षेत्रों को प्रॉपर डेवलप किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बात की रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है, किन संकेतक या इंडिकेटर के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस है, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और रीजनल इम्बैलेंस को हम किस तरह से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।